नमस्कार, मैं भारती वर्मा द एजुकेशन वायर चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा पाठ है, वो है 5वीं कक्षा का 5वीं क्लास की जो 5वीं क्लास में जो कहानी लगी हुई है, लोक कथा पहला पाठ राख की रस्सी। आज हम उस कहानी का पाठ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसके प्रश्न उत्तर के बारे में मतलब उसके अभ्यास कार्य के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि लोक कथा क्या होती है। लोक कथा होती है एक क्षेत्र विशेष से संबंधित कहानी जो वहां पर प्रचलित पीढ़ी दर पीढ़ी या लोगों के द्वारा एक दूसरे को सुनाई जा रही है। क्षेत्र विशेष से संबंधित जो कथाएं होती हैं उन्हें लोक कथा कहते हैं। लोक यानी कि लोगों के बीच में जो बहुत प्रचलित होती हैं। ठीक है, ऐसे ही जो राख की रस्सी कहानी है, ये जो कहानी है लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन के गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मतलब तिब्बत के जो 32वें यानी कि 32 जो राजा थे वहां के सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री, ठीक है, लोनपो, उनकी कहानी है ये। वो बहुत चतुर थे और किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत देते थे, हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। ठीक है, कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, अभी तक कोई समस्या नहीं थी, आराम से उनकी जिंदगी बसर हो रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा होता जा रहा था, उनकी चिंता का विषय बनता जा रहा था कि ये बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका क्या होगा। ठीक है, होशियारी तो उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। उनकी चिंता यही थी कि मेरा जो बेटा है वो इतना सीधा है, मेरे बाद उसको कोई गलत राह पर ना ले जाए या उससे कोई गलत कार्य ना करा ले या उसको कोई बेवकूफ ना बना दे। ये उनकी चिंता का विषय था। जबकि उसके जो पिताजी थे वो बिल्कुल विपरीत थे। वो बहुत चतुर थे और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। ठीक है, 100 भेड़ें दी और इंस्ट्रक्शंस दी साथ में कि ये जो मैंने तुम्हें भेड़ें दी है, ना तो तुम इन्हें मारोगे और ना ही तुम इन्हें बेचोगे। ठीक है, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें इन्हें वापस लेकर आना है, मगर साथ में क्या लेके आने? 100 जौ के बोरे। जौ क्या होता है? जौ एक अनाज होता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ के खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। पिताजी ने तो बस खाली 100 भेड़ें दी थी, वो कैसे जौ के बोरे खरीद था। ठीक है, इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे लोनपोगार का बेटा बैठ गया कि अब इस समस्या का हल वो कैसे ढूंढे। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। वो जब चिंता में डूबा हुआ सड़क के किनारे बैठा हुआ था, तो एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हुई। क्या बात है, मैं तुम्हें तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। वो तो बहुत सीधा साधा था, उसने अपनी सारी बात सीधे सीधे कह दी कि भाई मेरे पिताजी ने मुझे 100 भेड़ें दी हैं और मुझे इसके साथ घर पर 100 जौ के बोरे लेकर जाने हैं, मगर मेरे पास तो इसका कोई पैसा नहीं है। लड़की तो चतुर थी, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? लड़की ने जवाब दिया, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, ये तो बहुत सरल है, मैं तो इसका हल दे दूंगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। लड़की तो बहुत समझदार थी। उसने कहा कि तुम्हें 100 जौ के बोरे लेकर जाने हैं, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम पे पैसे नहीं है। तो उसने जितनी भी उसकी 100 भेड़ें थी उनके बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपुगार के बेटे को लगा कि उसके पिताजी तो बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। उसने पिताजी को भी अपनी सारी बात बता दी जो लड़की ने उसकी सहायता करी थी। ठीक है,
वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को फिर बुलाकर कहा, ठीक है, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर जो तुमने बेचा वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। उसके पिताजी ने उसको थोड़ा सा कड़क लहजे में डांटते हुए ये बात कही। अब तुम दोबारा उन्हीं 100 भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। पिछली बार जो तुमने किसी की सहायता लेकर 100 जौ के बोरे लेकर आए हो ना, अब की बार तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना। ये उसके पिताजी समझा रहे थे, ठीक है। रीजन, कारण क्या था कि वो अपने बेटे को, लोनपोगार अपने बेटे को चतुर समझदार बनाना चाहते थे, ठीक है। उसको मतलब वो अपने विवेक से काम ले, दिमाग से काम ले, उसको चतुर बनाना चाहते थे, ये उनका कारण था। जब हमारे घर में या अम, आप लोगों के बच्चों जब डांट पड़ती है तो माँ बाप आपको कुछ टास्क देते हैं ना कि नहीं आज आपको ये कंप्लीट करना ही करना है, नहीं तो डांट पड़ती है कैसे भी करके। वो जो डांट पड़ती है वो हमारे भले के लिए होती है, ठीक है, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकें, हमें वो काम करना आए, हम बिना किसी की सहायता के लिए वो काम कर सकें, ठीक है। वही लोनपोगार अपने बेटे को सिखाना चाहते हैं जो इस कहानी में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना, ठीक है। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा, वहीं बैठा था शहर में जाकर सड़क के किनारे दुखी होकर। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, ठीक है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई, जो उसने सोचा था ना कि भाई वो लड़की मेरी मदद के लिए आएगी, और वो लड़की फिर से आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई, ठीक है। अब तो बिना 100 जौ के बोरे के, अब अगर अब की बार मैं 100 जौ के बोरे नहीं लेके गया, मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है मेरे पास। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, पिछली बार तो बाल उतार लिए थे। जो बाल उतारे थे, जो भेड़ों के बाल होते हैं ना, उससे ऊन बनती है जो हम गर्म स्वेटर सर्दियों के समय में पहनते हैं ना, तो उसने वो बेच दिए थे बाजार में। अब की बार उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीदे। लोनपुगार के बेटे को सौंपकर वो बोरे उसने लोनपुगार के बेटे को दिए और लड़की ने उसे दोबारा घर वापस भेज दिया। भेड़े और जौ के बारे में भेड़े और जौ पिता के हवाले करते हुए लोनपुगार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने विजयी भाव से सारी कहानी सुनाई। विजयी भाव मतलब कि भाई जो हमें टास्क मिला था मैंने तो वो कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया, और अपने पिताजी को अपनी मतलब ये जो विजय उसने हासिल करी थी, जो जीता था, जो टास्क कंप्लीट करा था, वो अपनी सारी कहानी सुना दी कि भाई सींग काटे, सींग को भेज दी और मैंने उसके बदले में 100 जौ के बोरे खरीद लिए। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। लोनपोगार ने सोचा कि ये तो बहुत सीधा साधा है, इसके अंदर तो परिवर्तन नहीं आया, मगर ये जो लड़की है ये चतुर है, बहुत चालाक है, हर बार ये इसकी मदद कर रही है, तो क्यों ना अब बात कुछ ऐसे रखी जाए कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी, ऐसे मतलब 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर कहा, पिता का संदेश दोहरा दिया। सीधा था, जैसे उसके पिताजी ने उसे बोला, उसने उस लड़की के पास शहर में जाकर वो सारी बात कह दी। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी। राख की रस्सी बनाना कितना मुश्किल काम है। राख जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उससे जो चूरा सा बन जाता है, चूर्ण सा बन जाता है, वो राख होती है, ठीक है। सपोज कि जैसे हमने पेपर जलाया तो वो जो बचता है ना उसे राख कहते हैं जलने के बाद। उसको तो राख की रस्सी बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, उसको तो उठाई भी नहीं जा सकती, राख तो फिसलती है हाथों से, ठीक है। मैं राख की रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह अपने गले में पहननी होगी। लड़की ने भी चतुराई से काम लिया कि भाई मैं बना दूंगी रस्सी मगर तुम्हें अपने गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त उन्होंने मंजूर कर ली। लोनपोगार ये शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की 9 हाथ लंबी अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर सिल पर रखा। सिल एक पत्थर होता है जिससे पहले के समय में चटनी वगैरह पीसते थे, और एक सिल पत्थर होता है, ठीक है। और
उस पे 9 हाथ लंबी रस्सी रखी, ऐसे 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 सीधी सीधी करके, ठीक है, और उसे जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। जिस जिस आकार में उसने रस्सी रखी थी ना, उसी आकार में वो रस्सी जली, और जिस आकार में रखी गई रस्सी थी, राख भी उसी आकार में बनी, ठीक है, मतलब उसी शेप में। इसे वह सिल समेत लोनपुगार के पास ले गई, उसे पहनने के लिए कहा। लोनपुगार रस्सी देखकर चकित रह गई, ये तो बड़ी चतुर है। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि राख तो उठाई नहीं जा सकती, हाथ लगाते हुए टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, ठीक है। बिना वक्त गवाए लोनपुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। दोनों की धूमधाम से उन्होंने शादी कर दी। लोनपुगार चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो समझदार बन जाए, चतुर बन जाए, चालाक बन जाए, मगर वैसा तो संभव नहीं हुआ। तो उनकी चिंता का विषय भी यही था कि भाई मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, इसलिए उन्होंने वो समझदार, चतुर और अपने दिमाग से काम लेने वाली लड़की के साथ लोनपुगार ने अपने बेटे की शादी कर दी, ठीक है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हम समझदारी से काम लें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, किसी ना किसी चीज का, किसी न भी कार्य का हल निकलता है, ठीक है। इसी के साथ एक और छोटी सी कहानी हमें लगी हुई है, दुनिया की छत, ठीक है, जैसे हमारी छत होती है, दुनिया की छत इसमें लगी हुई है, मगर इससे प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। चलो पढ़ के देखते हैं दुनिया की छत के बारे में क्या कहा गया है। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है, ठीक है। अब जैसे तिब्बत है वो ठंडा इलाका है, राजस्थान है वो गर्म है, कहीं बरसात बहुत ज्यादा होती है। जो भारत है वो विभिन्न जलवायु वाला देश है, ठीक है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। हमने स्टार्टिंग में कहा था ना कि तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया की छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जो जमीन से ऊंचे होते हैं और पहाड़ों से नीचे होते हैं, ठीक है। पठार ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से तो ऊंचा होता है, वही बात हम लोग अभी कर रहे थे ना, और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। तिब्बत के जो पठार हैं, ठीक है, उस पे जो पहाड़ खड़े हुए हैं उन्हें हिमालय का हिस्सा कहा जाता है, मतलब उसके बीचों बीच जो तिब्बत बसा हुआ है, ठीक है। इन पहाड़ों की एक खासियत है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी और गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भरते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको पेपर और कलर दे दो तो वो अपने मतलब मर्जी के कलर भरता है, उसे उसको अंदाजा नहीं होता कि कहाँ क्या भरना है, मगर वो रंग बिरंगा उसको कर देता है, ठीक है। ऐसे ही तिब्बत के पठार हैं रंग बिरंगे। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। जो वहाँ की मिट्टी है ना वो बहुत ही मतलब उसके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, वो बहुत उपयोगी है। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से ये पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। जैसे अभी सूरज इधर से उगा तो इस साइड वो चमक पड़ेगी जहां पर धूप पड़ रही है, और इस साइड छांव रहेगी तो वो कई रंग बदलते हैं, कई रंग के दिखते हैं, तो बहुत सुंदर दृश्य लगता है, ठीक है। तिब्बत की हवा में ना बहुत जो नमी होती है ना वो बहुत कम होती है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है, मतलब वहाँ का जो मौसम है वो खुश्क है, ठीक है, ड्राईनेस है वहाँ पर। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते, ऐसी जगह पर आपको ना हरियाली नहीं मिलेगी। हरियाली के लिए, पेड़ पौधों के लिए ना नमी होनी वातावरण में बहुत जरूरी है, मगर वहाँ पे ड्राईनेस है, खुश्कता है इसलिए। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। तिब्बत का जो पूर्वी भाग है वो ऐसा है जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किरणें मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है
कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत की जो मिट्टी है ना वो भी अलग-अलग रंगों की है, अलग-अलग तरह की है। कहीं पर तो रेतीली मिट्टी मिलती है क्योंकि वातावरण में तो नमी नहीं है, तो कहीं मिट्टी रेतीली है, कहीं लाल पीली है, कहीं काली है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। तिब्बत का जो क्षेत्र है वहाँ पर 1500 झीलें पाई जाती हैं, ठीक है? 1500 लेक्स। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। जो तिब्बत के चारों तरफ पहाड़ हैं, जो हिमालय का हिस्सा बताए गए हैं, उन पे से जब बर्फ बर्फ पिघलती है तो वो तिब्बत की तरफ आती है, नीचे आती है, ठीक है? तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता है और वहाँ झील बन जाती है। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है और ये बहुत प्रसिद्ध भी है और बहुत सुंदर भी है, ठीक है? मानसरोवर झील। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है, ठीक है? तिब्बत जो प्रदेश है वो बहुत ठंडा है क्योंकि ये जहाँ हम लोग रहते हैं वो मैदान है और पहाड़ों से नीचे है तिब्बत जहाँ बसा हुआ है, इसलिए वो हिमालय के नजदीक है, इसलिए बहुत ठंडा है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो। कभी फ्रिज खोलो और उसके अंदर हाथ दो तो कितना ठंडा फील होता है ना, वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बॉडी को एकदम फ्रीज कर दिया हो, इस तरीके का वहाँ का तापमान रहता है। और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो, ठीक है? एक तो फ्रिज जैसा टेम्परेचर, ऊपर से ठंडी हवा, क्या हाल होता होगा। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम कपड़े पहने रहते हैं। ऊन से बने कपड़े, भारी भरकम यानी कि गर्म कपड़े वहाँ के लोग पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ अच्छा, जब वहाँ का जलवायु अलग है, वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ का रहन-सहन अलग है, वहाँ पे गर्म कपड़े पहने जाते हैं, तो वहाँ के जो घरों के निर्माण करने का तरीका है ना, वो भी एक अनोखा है, अलग है। यहाँ लकड़ी के बहुमंजिला घर बनाए जाते हैं। बहुमंजिला मतलब मल्टी स्टोरी, 2-3 मंजिल के मकान, ठीक है? बनाए जाते हैं लकड़ी के। लोग अब पत्थर और मिट्टी, सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। देखो जैसे-जैसे तरक्की होने लगी है तो लोगों ने अब मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। मतलब पहले की जो चीज़ें हैं वहाँ पर लकड़ी के घर ही बनाए जाते थे। अब भी लकड़ी के बनाए जाते हैं मोस्टली। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। खुश्कता है और जैसे खिड़की बनाई जाएगी तो सूर्य की रोशनी घर में आएगी, तो जिससे कि जो ठंडा प्रदेश होने के कारण जब सूरज निकलेगा वहाँ पर तो वातावरण में जो नमी है उसको थोड़ा-सा, मतलब सूरज की रोशनी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, गर्म रखेगी घर को, इसलिए खिड़कियाँ काफ़ी बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर झुकी होती हैं। जैसे आप अपने मकान देखेंगे तो वहाँ पे सीधी दीवारें बनाई जाती हैं, सीधी-सीधी। मगर जैसे तिब्बती जो प्रदेश है वो पहाड़ों के पास है, हिमालय पे, और मैदानी भाग से ऊँचा है, इसलिए जो वहाँ की जो दीवारें बनाई जाती हैं वो थोड़ी-सी अंदर की तरफ को टिल्ट बनाई जाती हैं, झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर लहसा 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। तिब्बत का जो सबसे बड़ा शहर है लहसा 3650 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब मैदानी भाग से स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। दुनिया का सबसे, मतलब वर्ल्ड वाइज। कपड़ों और खाने-पीने के लिए यहाँ का बाज़ार बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे तरह-तरह के व्यंजन और खाने कपड़े मिलते हैं, बहुत फ़ेमस है दुनिया में। लहसा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। जो लहसा है, तिब्बती प्रदेश है, वहाँ लहसा को उसका दिल कहते हैं, ठीक है? तो इस कहानी में हमने पढ़ा राख की रस्सी कैसे उस लड़की ने बनाई। लोनपो गार ने उसकी समझदारी को देखते हुए अपने बेटे की शादी उससे कर दी। और ये जो लोक कथा है ये तिब्बत प्रदेश से ली गई है, तो वहाँ का रहन-सहन कैसा है, वहाँ पे धूप कब निकलती है, वहाँ के पहाड़ कैसे दिखते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है? वहाँ का तापमान किस तरीके का रहता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ के बारे में जानी। और एक ना माइंड के अंदर एक ऐसा चित्र बनता है कि अच्छा वहाँ की छत ऐसी होगी, वहाँ के लोग ऐसे रहते होंगे, ऐसे दिखते होंगे,
ठीक है, और वहाँ की दीवारें अंदर को झुकी हुई होती हैं, प्रदेश बहुत ठंडा है। ये सारी चीज़ें हमने इस कहानी के अंदर पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे, ठीक है? थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।